गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं। दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के किन उदाहरणों को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं या फिर बहुत बार ऑब्जर्व नहीं भी कर पाते हैं। तो आइए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कक्षा 10 विषय साइंस, चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ये चैप्टर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था 2 पार्ट्स में है। पहला पार्ट है प्रकाश का परावर्तन, जबकि दूसरा भाग है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन इस भाग को हम इससे पहली वीडियोस में बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोस तुरंत देख लीजिए और फिर तुरंत वापस आइए और इस पर आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रश्न है, कुछ ऐसे अनुभव बताइए जो आप अपने दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के कारण देखते हैं। आइए, यदि प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखते हैं। कुछ ऐसे अनुभव जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के कारण देखते हैं इस प्रकार हैं। पहला उदाहरण है, जल के तल पर पड़ा पत्थर हमें थोड़ा ऊपर की ओर दिखाई देता है, अर्थात अपनी वास्तविक स्थिति से अलग नजर आता है। दूसरा उदाहरण है, मछली पानी के अंदर अपने वास्तविक आकार से थोड़ी बड़ी नजर आती है। तीसरा एग्जाम्पल है, पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये तो आपने अपने जीवन में जरूर ही ऑब्जर्व किया होगा। अगला उदाहरण है, ग्लास में थोड़ा डूबा हुआ स्केल पानी के तल के अंदर का भाग थोड़ा तिरछा दिखाई देता है। आइए इसके आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। पानी की टंकी में गिरे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। पानी की कोई टंकी है, यदि आप उसमें कोई सिक्का डाल देते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि सिक्का अपनी वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा ऊपर है। आप इस प्रयोग को करके भी देख सकते हैं। 6 नंबर है, जब पारदर्शी कांच के पेपर वेट को किसी पृष्ठ पर रखा जाता है तो ऊपर से देखने पर पृष्ठ पर लिखित अक्षर ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। स्टूडेंट्स, पेपर वेट क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। आपने मेडिकल शॉप्स पे या डॉक्टर्स के यहाँ या सरकारी ऑफिसेस में एक पारदर्शी कांच का टुकड़ा देखा होगा जो पेपर पर रख देते हैं ताकि हवा से, पंखे की हवा से पेपर इधर या उधर ना उड़े। उसे पेपर वेट कहते हैं। जब हम वो पेपर वेट किसी पेपर पे रखते हैं तो उस पेपर के वो अक्षर जिनके ऊपर पेपर वेट रखा होता है थोड़े ऊपर उठे हुए नजर आते हैं। ऐसा हमें अनुभव होता है। अगला पॉइंट है कि सूर्योदय यानी कि सूर्य का उदय होना। सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त यानी कि सूर्य का अस्त होना से कुछ समय पश्चात तक सूर्य का दिखाई देना। सूरज अपने उदय होने से पहले दिखने लगता है और अपने अस्त होने के बाद भी 2 मिनट तक दिखता रहता है। ये आप बात जानते हैं और अगर नहीं भी जानते हैं तो इसे हम आगे डिस्कस भी करेंगे। ये प्रकाश का अपवर्तन का ही अनुप्रयोग है। अगला पॉइंट है पूर्णांतरिक परावर्तन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण
क्वेश्चन बनता है। इसे भी हम बड़े ही डिटेल में समझेंगे। और वर्ण विक्षेपण, ये सब 9 पॉइंट्स प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हो पाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और एक गतिविधि करके देखते हैं। ये गतिविधि आप घर पर भी दोहरा सकते हैं। गतिविधि बहुत ही आसान है। इस प्रकार है कि एक बीकर या एक कटोरेनुमा छोटा बर्तन लें। आप ग्लास भी ले सकते हैं। में एक सिक्का रखें। अब उस बर्तन एवं अपने नेत्रों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि सिक्का दृष्टि से ठीक ओझल हो जाए। इट मीन्स आपको सिक्का ऐसी जगह रखना है कि आपकी आंखों से वो सिक्का नहीं दिखना चाहिए। मीन्स सिक्का तो आप ग्लास की तली में ही रखेंगे, पर अपनी आंखों को थोड़ा सा इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि वो सिक्का आपको नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद आप बर्तन में जल भरेंगे और जल भरने के बाद आप देखेंगे कि उसी स्थिति से आपको सिक्का दिखाई देने लग जाएगा। जिस स्थिति में गिलास में जल नहीं था, उस स्थिति में आँख से सिक्का नहीं दिख रहा था, जबकि ग्लास में जल डालने पर आँख की वही स्थिति से और सिक्के की वही स्थिति से वो सिक्का दिखने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, बदल जाती है। इसे हम अभी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और ये वाला क्रियाकलाप समझते हैं। पानी से भरे कांच के गिलास अथवा टब में कोई छड़ या फिर पेन या फिर पेंसिल को थोड़ा डुबोते हैं, तो आप देखते हैं कि जहाँ पर यह वस्तु वायु से पानी में प्रवेश करती है, उस पृष्ठ के ठीक नीचे से वस्तु तिरछी हो जाती है। इट मीन्स पेंसिल आपको थोड़ी सी तिरछी नज़र आएगी। आप इसे ज़रूर करके देखें। स्टूडेंट्स, जब आप इस प्रयोग को घर पर करके देखते हैं तो आपको पेंसिल इस प्रकार से तिरछी नज़र आती है। आप इसे ज़रूर करके देखें। इसे साइड से भी देखें और इसे ऊपर से भी देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपको ये कुछ तिरछी नज़र आती है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और इस प्रयोग को अलग अलग चीज़ों से दर्शाते हैं। अलग अलग चीज़ों के साथ प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। बड़े ही सावधानी से प्रैक्टिकल करना है। जैसे कि आप गिलास का यूज़ कीजिए और वहाँ पर स्ट्रॉ पाइप भी यूज कर सकते हैं। पेंसिल की जगह स्केल का यूज कर सकते हैं और अलग अलग द्रव के साथ भी इसे दोहरा सकते हैं, जैसे साधारण पानी के साथ और ग्लिसरीन जैसी अन्य चीज़ों के साथ, या फिर आप नारियल के तेल जो कि सिर में लगाते हैं उसके साथ भी इन प्रयोगों को दोहरा सकते हैं। लेकिन आपको बड़े ही सावधानी से इस प्रयोग को करना होगा। तो आइए स्टूडेंट्स आगे इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और इसके कितने नियम होते हैं। इसके नियम लिखिए। तो स्टूडेंट्स, आइए हम प्रकाश के अपवर्तन को की परिभाषा समझते हैं। आपके एग्जाम में किस तरीके की परिभाषा आपको लिखनी है। तो यहाँ पर आपको परिभाषा लिखनी है कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रयोग से हम समझते हैं कि जब हमने किसी द्रव जल जल से भरे किसी बर्तन में पेंसिल को डुबोया था तो वो पेंसिल हमें ऊपर उठी हुई
प्रतीत हुई थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पेंसिल हमें सीधी नजर आनी चाहिए थी, लेकिन सीधी नजर नहीं आई है, पेंसिल हमें तिरछी नजर आई है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन का अनुप्रयोग है। आइए आगे समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये परिभाषा आपको अपनी कॉपी में भी नोट करनी है और एग्जाम में आने पर ये परिभाषा आपको लिखनी है। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये क्या क्या शब्द आए हैं। मान लीजिए यहाँ ऊपर वायु है और नीचे कांच है। हमने कांच की कोई स्लेब ली है, तो कांच में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी। ऊपर वायु है, तो स्टूडेंट्स वायु से कांच में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी। लेकिन स्टूडेंट्स, ये प्रकाश किरण तिरछी आपतित हो रही है, ये आपतित किरण कहलाएगी। जब ये प्रकाश किरण इस कांच के स्लेब पर पड़ती है तो इसका कुछ कुछ भाग उसी माध्यम में लौट जाता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, परंतु अधिकांश भाग कांच के पारदर्शी होने के कारण कांच में प्रवेश कर जाता है। कांच में प्रवेश तो वो कर जाता है, परंतु उसको ऐसे जाना था, बिल्कुल सीधी रेखा में, लेकिन सीधी रेखा में नहीं जाता, वो अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से मुड़ जाता है। तो प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ मुड़ जाती है, यही प्रकाश का अपवर्तन है। ये बिंदु जहाँ पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, उस बिंदु के लंबवत रेखा अभिलंब कहलाती है। जो किरण कांच पर पड़ती है उसे आपतित किरण, और जो किरण कांच के अंदर प्रवेश करती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन हुआ है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात और समझते हैं कि विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होते हैं। ऐसा माध्यम जिसमें एटम्स दूर दूर होते हैं विरल माध्यम कहलाता है, और ऐसा माध्यम जिसमें एटम्स पास पास होते हैं सघन माध्यम कहलाता है। उदाहरण के लिए स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि कांच और हवा, हवा के एटम्स थोड़े दूर दूर होते हैं और कांच के एटम्स पास पास होते हैं, तो कांच सघन माध्यम है, रेयर मीडियम है, और सॉरी डेंसर मीडियम है, और जबकि हवा रेयर मीडियम होगी, इट मीन्स विरल माध्यम होगी। आइए आगे समझते हैं। और स्टूडेंट्स, इस नियम का अपोजिट भी ट्रू है। जैसे प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये देखिए, अभिलंब की ओर झुक गई है। और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये देखिए, सघन माध्यम है कांच और हवा है विरल माध्यम। कांच से प्रकाश की किरण हवा में प्रवेश करती है तो उसे सीधे निकल जाना था, पर वो सीधे नहीं जाती, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और ऐसे जाती है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। स्टूडेंट्स, डेली लाइफ से यदि हम इसको जोड़ करके देखें तो आप पाएंगे कि एक बच्चा जो साइकिल से जा रहा है, जब वो मार्केट में जाता है तो मार्केट में ज़्यादा लोग होने के कारण
भीड़ होने के कारण उसकी गति कम हो जाती है। और जब खुली सड़क मिलती है उसको, तो उसकी गति बढ़ जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे भीड़ भीड़ होने पर एटम्स पास पास आ जाते हैं, जबकि खुला होने पर, खुले स्थान पे कम लोग होने के कारण या ना होने के कारण एटम्स दूर दूर हो जाते हैं। आप इस एनालॉजी से इस की तुलना कर सकते हैं, और तुलना करने के बाद इसको समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के नियम समझते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं स्टूडेंट्स? प्रकाश के परावर्तन में आपने दो नियम समझे थे, तो उसका जो पहला नियम है वही नियम यहाँ पर पहला नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम सेम है। अब आइए दूसरा नियम समझते हैं। आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब मान लीजिए ये आपतित किरण है, अभिलंब से कोण आई बना रही है, एंगल आई, और ये अपवर्तित किरण है, एंगल आर बनाती है। तो यहाँ पर साइन आई और साइन आर, इन दोनों का अनुपात नियतांक होगा, कांस्टेंट होगा, जिसे हमने 1u2 से दर्शाया है। कुछ बुक्स में आपको स्टूडेंट्स ये 1n2 या फिर 1u2 से दर्शाया दिखाई देगा, तो ये एक ही चीज़ है। 1n2 इसका मीनिंग होता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो स्टूडेंट्स, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो यदि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आए प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए, या फिर ये प्रश्न आए कि स्नेल का नियम क्या है, तो आपको ये लिखने होंगे। स्नेल का नियम यही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, जिसके अधिकांश क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सब आपने समझ लिया है, ये उदाहरण भी आप समझ चुके हैं। अब जो टॉपिक हमने समझा है वो है प्रकाश का अपवर्तन। स्टूडेंट, ये स्नेल का नियम है जो आपने अभी अभी डिस्कस किया है। इस टेबल की ओर ध्यान देना स्टूडेंट्स। ये टेबल, इसमें दर्शाया गया है कि वायु के लिए प्रकाश का वायु के लिए अपवर्तनांक 1.33 है, जबकि बर्फ के लिए, जल के लिए, एल्कोहल के लिए, सभी प्रकार की चीज़ों के लिए अलग अलग होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखेंगे सबसे ज़्यादा हीरे के लिए होता है, और हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। स्टूडेंट्स, आइए यहाँ समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको जानने चाहिए। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपनी दिशा बदल लेती है
और प्रकाश की चाल भी बदल जाती है। इट मीन्स प्रकाश की अलग अलग माध्यमों में चाल अलग अलग होती है। मैं आपको बता चुका हूँ कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड होती है। इसके बाद किसी अलग अलग माध्यम में, कांच में, वायु में, हीरे में और अलग अलग अन्य प्रकार के माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग हो जाती है। आइए अगला पॉइंट समझते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर सघन माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल घट जाती है। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया कि एक बच्चा भीड़ भाड़ वाले इलाके में, यानी कि जहाँ पर लोगों की संख्या ज़्यादा है, कम चाल से चलता है, जबकि खुले मैदान में अधिक चाल से चलता है। सघन माध्यम भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसमें मोर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, और विरल माध्यम जिसमें कम एटम्स होते हैं। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल घट जाती है। इसलिए प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर चले तो वह अपवर्तन अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपने जाना कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम हैं और डेली लाइफ में हम उसका यूज कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। अगले टॉपिक्स में हम प्रकाश के अपवर्तन के अन्य तथ्यों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए हम आशा करते हैं कि आप घर पर हैं, सुरक्षित हैं और लगातार पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।